गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो आपको बीएससी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 आपका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स का ये सब्जेक्ट मतलब ये बुक है। और एक्सरसाइज 1.1 का यदि हम थ्योरी की बात करें तो हमने थ्योरी को पिछले वीडियो में, यदि आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो पिछले एक्सरसाइज में हमने 1.1 के वीडियो को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी, उनके थ्योरी को समझने की कोशिश की थी। अब यदि हम बात करें तो 1.1 से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप जब वीडियो देखें तो मैं, हालांकि अभी किताब हो सकता है आप लोग को नहीं मिल पाई होगी, लेकिन फिर भी किताब के तलाश में रहें और जब वीडियो आप लोग देखें तो सामने किताब को रख कर देखें, क्या आप अपने सवाल को भी देखें कि हाँ इस तरह का सवाल है। हालांकि हमने सवाल को लिख दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। तो हम उदाहरण 1 पढ़ते हैं। कह रहा क्या 40 52 और 12 576 का एचसीएफ विकलित विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में विकलित विभाजन एल्गोरिथ्म को अच्छे तरीके से समझा था। एक था आपको विकलित विभाजन प्रमेयिका था। प्रमेयिका क्या कह रहा था कि दो संख्याएं रहेंगी और दो संख्याओं को, एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग दिया जाता है, जहां पर एक आपका विभाजन के एक नियम था, एक रूल था a = bq + r, जहां पर वो जो r यानी जो शेषफल रहता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये कहा था विकलित विभाजन प्रमेयिका ने। और विकलित विभाजन एल्गोरिथ्म क्या था आपका, ये आपको एक ऐसा सुपरिभाषित एक चरण, एक श्रृंखला है जिसमें हम लोग एक विशेष प्रकार का, मतलब कि एक गणित हम लोग सॉल्व करते हैं जिसका एचसीएफ हमने बात किया था, उसमें एचसीएफ। तो उस एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए विकलित विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज किया गया, जिसमें मतलब एक चरण को हम लोग दर्शाते हैं और वो चरण तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। और जहां पे शेषफल 0 आएगा उसी के ठीक पहले वाला भाजक उन दो संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो चलिए ये दो आपका संख्या है, इसी दो संख्या का मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि जो 40 52 अब 125 76 में जो 125 76 है ये बड़ा है किससे, 40 52 से। तो अब इसको हम मतलब कि ये भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं, मतलब विभाजन की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। तो 125 76 को आप डिवाइड करोगे 40 52 से। इसे मैं 3 बार लेके चलता हूं, देखता हूं बातें आ रही है नहीं। तो 3 दूनी 6, 3 25 15 के 5 हासिल 1, 3 के 12 0 बार 0, तो यहाँ पे 1 हो गया और 3 चौके 12, आपके पास आया 12 156। आप घटा लीजिए, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया, ये तो खत्म हो गया, ये पूरी बातें 0 हो गई। अब आई 420। अब हमने बताया था, देखो अभी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, तो अब ये शेषफल जब 0 नहीं आया तो आप पिछले वीडियो को ये ध्यान से याद रखिए या याद कीजिए, यदि आपने उस वीडियो को सही ढंग से देखा होगा तो हमने बहुत बारीकी से बातों को समझाया था। तो अब 40 52 ये शेषफल है। अब यही क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है तो ये शेषफल अब हो जाएगा आपको भाजक, और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिए हैं आप। तो चलिए अब इसको लेके चलिए कितने मरतबे में, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में लेके चलो। तो 9 बार में, 9 का पावर 0 बार 0, 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 चौके 36 है 37। अब घटाओ, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया 7, ये हो जाएगा आपका 10 था तो 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2 और ये खत्म हो गया। अब ऐसे मिला लोगे, हालांकि हम तो कैलकुलेशन सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपने ढंग से मिला लीजिएगा। आप इसको डिवाइड करो, देखो फिर से शेषफल 0 नहीं आया है। अब ये फिर शेषफल, हालांकि हम अभी चरण को नहीं लिख रहे हैं, हम एक लाइन से चरण को लिख लेंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। देखिए ये तो आपका एक रफ प्रक्रिया है, लेकिन चरण को आपको दिखलाना, चरण 1 चरण 2 चरण 3, जैसे हमने वीडियो में बताया था आपको एक थ्योरी को समझाते हुए। तो 272 आया। अब ये शेषफल भाजक बन गया, और जो पहले, क्योंकि ये भाजक था अभी, तो ये भाजक क्या बन जाएगा, फिर से भाज्य बन जाएगा।
आप कितने बार में लेके चलिए इसको, 1 टाइम्स में लेके जाओ तो एक बार में 272, 10 में से 8 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 148। देखिए 148 आया। अब फिर 148 आपका भाजक बनेगा और ये 272 भाज्य बनेगा। तुम ध्यान से समझोगे भाई, नहीं समझ में आएगा 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर मान लो सपोज आप कमेंट्स करो थोड़ा सा कुछ बातें सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई है, दोबारा समझा दो तो हम दोबारा समझा देंगे। अब देखो हालांकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसी पार्ट को हम यहाँ पे लेके आ जा रहे हैं, बात समझिएगा। तो 148 किससे डिवाइड करेंगे, 272 से, 272 को 148 से भाग दिया जाएगा। एक बार में फिर से लेके जाओ, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 124। अब 124 को 148 से, बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिए हैं आप, 148। फिर एक बार में लेके जाओ, इसको घटाओगे आएगा 24, फिर 24 को 124 से लेके जाओ, ये जाएगा 5 बार में, तो 124 5 120 होता है, ये बचा 4, फिर 4 को ये वाले 24 से करिए, कितने बार में, 4 छक्के 24, शेषफल क्या आ गया 0। जहां पे शेषफल 0 आ गया उसके ठीक पहले वाला भाजक क्या कहलाएगा आपका, इन दो संख्याओं का, यानी इन दो संख्याओं का HCF कहलाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चरण को लिखेंगे। चरण 1, पहला ये क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी चरण में तो लिखना है, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R। तो ये भाज्य है 125 76, भाज्य बराबर भाजक ये है, अब भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष 420। चरण 2, चरण 2 में देखो ध्यान से, अब ये जो है, जो पहले भाजक था ये क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो भाज्य की जगह पे लिखोगे चरण 2 में 40 52 इज इक्वल टू, ये भाजक है, शेषफल भाजक बन गया आपकी, और भागफल 9, और इस अगला शेषफल 272। चलिए चरण 3 की बात कर लेते हैं। चरण 3 में जो पहले 420 भाजक था, अब वो क्या बन गया, भाज्य, और भाजक 272 और भागफल 1 और शेषफल 148। चरण 3, सॉरी चरण 4, चरण 4 में देखो यहां पे आते हैं, जो पहले भाजक 272 था अब भाज्य हो गया 272 और भाजक 148, भागफल 1, शेषफल 124। ध्यान से एकदम बिल्कुल ध्यान, हालांकि थोड़ा सा लंबा चरण है लेकिन क्या कीजिएगा, वहां पर 0 तक 0 नहीं आई, इस वजह से मेरे को आगे लेके चलना पड़ा। चरण 5 की बात करते हैं। 148 पहले भाजक था, भाज्य हो गया, और भाजक 124, भागफल 1 और शेषफल 24, लास्ट है शायद ये। चरण 6, तो चरण 6 में 124 नहीं, लास्ट 7 तक है चरण, 124 हो गया आपका भाज्य, और भाजक है 24, भागफल है 5 और शेषफल है 4। अब ये लास्ट है चरण 7। तो चरण 7 में क्या हो जाएगा आपका, 24 जो पहले भाजक था अब वो भाज्य बना, 24 ना सॉरी, और जो पहले शेषफल था वो भाजक बन गया, और ये भागफल 6 है, लास्ट में देखो भागफल 6 है और शेषफल क्या आ गया 0। हमने बताया था आपको कि जहां पे शेषफल 0 आ जाए उसका जो भाजक होगा वो क्या कहलाएगा, इन दो संख्याओं का HCF। तो आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, इसलिए या फिर अतः HCF बराबर कितना 4, बोला करो भाई,
आंसर। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, सॉरी उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं। कह रहा क्या कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो देखिए कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, मतलब कोई धनात्मक समपूर्णांक है या मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि वो सम है तो 2q यानी 2q के रूप का होगा, और यदि वो पूर्णांक विषम है तो वो 2q जोड़ या प्लस 1 के रूप का होगा। तो मान ली कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उस पूर्णांक को आप मान सकते हो क्या? चलिए मानते हैं। तब माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a को एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2। सर आपने ये b बराबर 2 क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया? देखिए यहां पर कि आपने क्या पढ़ा था, a बराबर 2q यानी a बराबर 2q + r विभाज्य का नियम है। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b 2 कैसे आ गया? क्योंकि देखो वो जो धनात्मक पूर्णांक है या तो वो 2q या तो 2q + 1 के रूप का होगा। यहाँ पे 2q यानी कि a को मान लिया हमने एक पूर्णांक, और जो a बराबर जो bq + r होता है, तो यहाँ पे b यहाँ पे q और प्लस r, हालांकि प्लस r आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे r का मान 0 है, इस वजह से नहीं दिख पा रहा है। तो a बराबर bq, तो b का मान क्या हो गया? 2। यहाँ पे देखो यदि वो धनात्मक विषम पूर्णांक यदि वो धनात्मक पूर्णांक विषम होगा तो वो कौन से रूप का होगा? 2q + 1। तो यहाँ पे 2q + 1, ये जो 2 है ये b का मान है, क्योंकि देखो bq + r, r का वैल्यू क्या है? r का मान यहाँ पे क्या? r का मान 1 है, तो bq, इस वजह से हमने क्या माना? b बराबर हमने 2 मान लिया। अब आते हैं विकलित विभाजन प्रमेय से। तो देखिए हमने उससे a मान लिया उस धनात्मक पूर्णांक को, और जो b है वो हमने क्या माना? 2, यानी ये भाज्य हो गया, ये भाजक, और यहाँ पे कोई भागफल q आता है और यहाँ पे कोई शेषफल r आएगा। सही जा रहे हैं ना? तो बताओ कोई शेषफल आ रहा है यहाँ पर, तो शेषफल आने की कौन कौन सी मान, शेषफल आने की क्या संभावना है? शेषफल या तो 0 आ सकता है, जो कि बताया था हमने, शेषफल 0 के बराबर भी होता है, या शेषफल 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। अच्छा मेरे को ये बताओ शेषफल 2 हो सकता है क्या? देखिए हमने बताया था या आपने पढ़ा होगा बचपन से कि शेषफल हमेशा इस भाजक से यानी इस वाले मान से हमेशा छोटा रहता है। तो छोटा वाली यदि हम 2 मानते हैं शेषफल, तो ये तो 2 आएगा तो फिर तो एक बार चला जाएगा भागफल के रूप में, 2 2 2 1, या फिर मान लो 2 एकम 2 एक बार चला जाएगा ना, तो शेषफल 2 नहीं आ सकता। शेषफल आने की क्या संभावनाएं हैं? या तो 0 आ जाए या तो फिर 1 आ जाए, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे विकलित विभाजन प्रमेय से a बराबर 2q + r, ये हमने लिख दिया, जहां r बराबर 0 या 1, मतलब r या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इसलिए a के संभव मान क्या होंगे? तो a के संभव मान a बराबर 2q होगा, a बराबर 2q + r है ना भाई। तो a के संभव मान हमने बताया, तो a का संभव मान a के बोले मेरी गलती है भाई, माफी चाहते हैं, यहाँ पे लिखाएगा r के संभव मान। तो r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही रखो, यहाँ पे a ही रखो,
ए के संभव मान। तो ए के संभव मान ए बराबर 2q, कब? जब r आपको 0 होगा। और दूसरा क्या हो सकता है? ए बराबर 2q प्लस 1, कब? जब शेषफल क्या आ जाए आपका 1 आ जाए, मतलब r का मान क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ये आपको 2 मान आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि a बराबर 2q, तब यह एक समपूर्णांक होगी या फिर होगा। क्यों होगा भाई? देखो, यदि a बराबर 2q, तब यह एक समपूर्णांक होगा, क्योंकि यहां 2 एक क्या है? गुणनखंड है। देखिए मेरी बात आप ध्यान समझिएगा, ये q है, q का मान आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। 2 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 में यदि आप q का मान 2 रख रहे हैं, 2 दूनी 4, कुछ भी रखिएगा, हमेशा ये जो मान होगा ना, एक सम संख्या होगा, एक सम के रूप में आएगा। तो यदि a बराबर 2q, तब यह एक समपूर्णांक होगा, क्योंकि 2 एक गुणनखंड के रूप में है। यहाँ पर 2 एक गुणनखंड के रूप में है ना, तो 2 में किसी भी नंबर से गुना करो, वो हमेशा एक सम संख्या देता है। अब ये बातें हो गई, अब इसकी बात करते हैं। तो चलो, तो मान लो सपोज एक तो आ गया, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का आ गया। अब विषम चेक कर रहे हैं, हम इसको मिला कर देते, आप इसको नोट कर लीजिएगा सवाल को, हम इसको मिटा देते, क्योंकि जगह कमी है ना, अब इसको ऊपर बता दे रहे हैं। साथ ही अब इसके बाद ऊपर जा रहे हैं हम लोग, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम, साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम या तो विषम हो सकता है। चलिए, और ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी, मतलब ऐसे लिख लीजिए लास्ट में ये वाला पार्ट हिस्सा, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, उदाहरण 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। उदाहरण 3 कह रहा है क्या, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए पिछले बार सम और विषम दोनों की उसने चर्चा की थी, लेकिन इस बार केवल उसने चर्चा क्या किया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो फिर से जो धनात्मक विषम पूर्णांक की वो बातें कर रहा आपसे, क्या उस धनात्मक विषम पूर्णांक को आप a मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या होगा, बोलो 4। बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिए हैं आप। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये bq प्लस r और ये bq प्लस r, मतलब यहाँ पे r का मान 1 है, यहाँ पे r का मान 3 है, और b का मान क्या होगा, 4 होगा। सही जा रहे हैं। मतलब ये
कि कोई पूर्णांक a है, मतलब कोई संख्या a है और उसे 4 से भाग देने पर कोई भागफल q आता है और कोई शेषफल r आता है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। या तो r 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और एक 3 आ सकता है। 4 तो कभी आएगा नहीं क्योंकि r का मान हमेशा इस भाजक से छोटा होता है। 0, 1, 2, 3 आने की संभावनाएं हैं। b बराबर 4। अब यहां पे लिखेंगे आप विपरीत विभाजन प्रमेय से। तो पहला r के संभव मान तो आप देख ही दिए हैं। r के संभव मान मतलब r बराबर 0, 1, 2, 3 सही जा रहा है ना। तो चलिए, तो अब मान लो सपोज जब r बराबर 0 रहेगा तब क्या होगा a का मान। देखो भाई ध्यान से समझोगे, r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, केवल 4q होगा क्योंकि r 0 है तो 4q प्लस 0। तो बात तो केवल 4q ही उतरेगा, 0 का तो कोई महत्व नहीं है। अच्छा r बराबर 1 होगा तब क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 1। अच्छा r बराबर 2 होगा तब a बराबर 4q प्लस 2। r बराबर 3 यहां बता दे रहे हैं हम, जो कि नीचे हम कुछ बातें लिखे हुए हैं। समय को बचाने के लिए हमने पहले ही बात को लिख दिया था। r बराबर 3 तब a बराबर 4q प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब कि r के 4 मान थे, उसी तरीके से a के भी आपको 4 मान आए। तो मेरे को बताना केवल 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का, जो कि एक विषम होगा। तो देखिए मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा, ये जो संख्या है 4q ये एक सम संख्या है। ये जो 4q प्लस 2 आया ये भी एक सम संख्या है। क्यों है हम बताएंगे। और ये जो 4q प्लस 1 है ये आपको एक्चुअल में विषम है। और ये जो रिजल्ट आया ये भी क्या है आपका, विषम है। तो देखिए क्योंकि a एक विषम, जाहिर सी बात है हम केवल विषम की बात कर रहे हैं, हम सम की बात करेंगे नहीं। हाँ हालांकि पर रिजल्ट मेरा सम में आया है लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है या 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, देखो क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है। देखो आपकी वजह पर कुछ रख दिए, कुछ भी रख दो आप, 1 2 3 4 4 एकम 4, 4 भी 2 से विभाज्य है, 4 दूनी 8, 4 3 12। सब संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो सब संख्या है। तो ये 2 से विभाजित है। और ये जो है 4q प्लस 2 ये भी एक सम संख्या, जो कि यहाँ पे कुछ रखो, 4 एकम 4, 4 2 6, 6 2 से विभाज्य है, 2 रख कर देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 भी 2 से विभाज्य, कुछ भी रख दो ये 2 से विभाज्य है। सिवाय इसके और इसके ये 2 से विभाज्य नहीं होगी और यही संख्या जो है सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं क्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो लास्ट में आंसर लिख दे रहे हैं, नीचे में लिख दे रहे हैं या ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको रब करके इसको रब कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए उदाहरण 4 की बात कर लेते हैं अब।
हालांकि एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी का ये लास्ट उदाहरण है, इसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है क्या, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। तो एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है, मतलब बर्फियां है, और 130 बादाम की बर्फियां है। यहाँ तक सवाल समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। वह इनकी ऐसी ढेरिया मतलब होता है, मतलब सपोज एक परत, एक लंबा लंबा जो नहीं खड़ा करता है, सब मिठाई की दुकान में आप देखे होंगे, तो वह इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है, मतलब कि कोई मिठाई वाला कोई महिला है, फीमेल है, वह इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब ये कि यदि हम एक कॉलम, मतलब एक हम स्तंभ, एक कॉलम सपोज हम ढेरी खड़ा कर रहे हैं, तो जितनी ढेरी में काजू की बर्फी होगी ना, तो फिर अगले ढेरी में भी ये बादाम की बर्फी, दोनों बर्फियों की संख्या समान रहे। सही जा रहे हैं? आगे देखते हैं आप। तथा ये ढेरिया बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। देखिए परत क्या होता है, जैसे मान लो सपोज एक मिठाई की एक बर्तन होती है, तो उस बर्तन में आपको मिठाई को सजाया जाता है, मतलब कि एक सीढ़ी नुमा बना के, ऐसे आप देखेंगे डिजाइनदार बनाता है सब, तो मान लो सपोज ऐसे खड़ा कर करके। तो अब वो चाहता है क्या कि मतलब मिठाई की ढेरी ऐसी बने, और वो ये ढेरिया बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब कि जगह वो कम ले। जैसे मान लो सपोज कि हम ये परत है, तो मान लिया जाए ये पहली परत है, तो जितना ज्यादा इसमें मिठाई हम सजाएंगे उतना परत कम लगेगा। अब मान लो सपोज इसमें 5 मिठाई, अब मान लीजिए मेरे पास 20 मिठाई है सपोज, तो हम 20 मिठाई को यदि हम 5-5 करके सजाते हैं, 5 यहाँ पे, फिर 5 अगले परत, फिर 5 अगले परत में, तो 4 परत हो जा रहा है। अब मेरे को कम से कम जगह लेना है भाई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो किया कर सकते हैं ना कि एक ही परत में 20 मिठाई लाइन से सजा दिया। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसकी बात मत करो अभी। हम 20 मिठाई को हम एक ही परत में सजा दिए, तो देख रहे हैं क्या कि एक ही परत में वो सारी मिठाई आ गई, और जो जगह था वो जगह मेरा कम लगा। अब आते हैं सवाल पर। तो परत में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो जाहिर सी बात है कि अब मेरे को मतलब कि न्यूनतम यानी कम से कम स्थान घेरना चाहिए। तो कम से कम स्थान लेने के लिए मेरे को मतलब कि परत में या उस ढेरी में मिठाई की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो देखो जाहिर सी बात है, जब मिठाई की संख्या ज्यादा होगी ना, तो परत क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी कि मेरे को मिठाई की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। देखिए सवाल में भी अधिकतम की बात नहीं किया था, हमने ये दिमाग लगाया और फटाक से मेरे दिमाग में क्या है, अधिकतम। तो जहां पे सवाल में अधिकतम का माने निकले, समझ जाना उस सवाल में मेरे को एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, एचसीएफ मेरे को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो संख्या 420, हम उत्तर की बात करें, देखो ध्यान से समझो भाई प्लीज, 420 और 130 बादाम है, तो 420 ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट में लिख दीजिए। तो प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 420 130 क्या एचसीएफ निकालेंगे। हम यहां पे देख पा रहे हैं क्या कि 420 बड़ा है 130 से, तो यहां पे लिखेंगे विपरीत विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्यों लिखेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, एक चरण को हम लोग फॉलो करेंगे। चलो तो 420 यहाँ पे लिखते हैं और 130 यहाँ पे लिखेंगे, तीनों में लिख सकते हैं हम। तो 39 390, घटाओ इसको, 0 12 में से 9 गया 3, 130 सही जा रहे हैं, हाँ सही तो जा रहे, 0 12 में से 9 गया 3, अच्छा ये तो शायद खत्म हो गया ना। अब 30 जो है 130 से, तो 30 को 130 से लेके जाएंगे कितने बार में भाई, तो 30 दहा में
3, तो 4 में लिखा ना, 4 बार में 3 चौके 120, 10 आया। और फिर इस 10 को किससे लेके जाएंगे, 30 से, 3 बार में। सेसफुल क्या आ गया, 0। जहां पे सेसफुल 0 आ गया उसका पहला भाजक क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये जो लिख रहे हैं विक्रिय विभाजन एल्गोरिथम से, चरण को फॉलो करोगे, पहला 420, तो 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30। दूसरा क्या लिखोगे, 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। तीसरा क्या लिखोगे, 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। जहां पे सेसफुल 0 आ गया तो उसका जो एचसीएफ जो भाजक है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम लिख सकते हैं इस चीज को, यहां पे लिख दो ना है, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। आंसर मतलब कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी, और मतलब कि हर एक ढेरी में, जैसे काजू की ढेरी में भी 10 होगी, और आपको ये बादाम की ढेरी में भी 10 ही होगी, यानी दोनों का समान रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हालांकि आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, उदाहरण 4 तक कंप्लीट हो गया। इस उदाहरण को आप ध्यान से समझिएगा, और समझने के बाद एक्सरसाइज 1.1 को बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आसानी से बन जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं आप। उसके बाद कमेंट्स करें यदि कुछ बातें आपको पूछनी है तो। यदि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, तो वो लोग भी इस लॉकडाउन के समय में इस मतलब कि मौका का फायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।